हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण सर फ्रॉम फोर्थ नीड। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस पर वेक्टर सोल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर ए यहाँ दिया गया है इज, यानी कि एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। और इनमें से वो कौन सा होगा ये बताना है। तो आपको बता दें कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। इसका सरल तरीका है, क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, जैसे वेक्टर ए है तो ए कैप कहते हैं। और ए कैप निकालने का तरीका क्या है कि आप वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यानी कि ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब देख लो वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप। और ये मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ ऊपर में 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद के का स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 और 1 14 आ जाएगा। तो 14 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो 2 बाई रूट 14 और आई कैप, फिर प्लस 3 बाई रूट 14 और जे कैप, और फिर 1 बाई अंडर रूट 14 और के कैप। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। और ये कहाँ पे है, ये है डी पर, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a vector in the direction of a vector in the direction of a vector a। और वेक्टर a दे दिया है इतना, that has magnitude 7 unit each। मतलब आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन इस दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 7 आना चाहिए। तो उसका क्या तरीका है निकालने का वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर वो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है, यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। और इसके लिए आपको अब अपनाना क्या है, आपको 7 मैग्नीट्यूड चाहिए तो 7 लिख दीजिए। और फिर उसके बाद वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख लो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आई कैप, फिर -2 जे कैप है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसको यहाँ देखिए, आई का स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और जे का -2 है तो -2 का स्क्वायर लिख देंगे, के नहीं है इसमें। अभी क्या करेंगे, 7 इंटू आई कैप और -2 जे कैप, और ये कितना सोल्व करके आ जाएगा, ये सोल्व करके आ जाएगा √5। अब इस तरह से 7/√5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/√5 आई कैप और माइनस 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14/√5 और कितना, जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, ये है सी पे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, देखते क्या है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर आ गए। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो आप 3 देख रहे हैं, ये कह रहा है कि एक वेक्टर ए है। आप देख लीजिए यहाँ वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, अ, ये वाला। तो ए प्लस बी क्या होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं तो दोनों के स्केलर कंपोनेंट को ऐड कीजिए, कोरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट को। जैसे यहाँ 2 है तो 2 के साथ ये 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4।
तो 4i कैप हो जाएगा। इसी तरह 2j का स्केलर कंपोनेंट और यहाँ पे 1 है तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3j हो जाएगा। और k के लिए -5 को ऐड करेंगे +3 के साथ, तो -5 और +3 कितना होगा -2, तो -2 k कैप। अब ये देख लेना है कि ये कहाँ पे है, तो ये मिल रहा है फर्स्ट में। फर्स्ट यानी ए ही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आप देखिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप जे कैप -2 के कैप आर, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी एल, एम और एन निकालना है। एल का मतलब होता है जो भी वेक्टर दिया गया है तो उसका आई का जो देख रहे हैं, आई मतलब हो गया आई का स्केलर कंपोनेंट, यहाँ देख लीजिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे आई का स्केलर कंपोनेंट यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिखना है। और रूट यहाँ देख लीजिए, ये एक काम करते हैं, पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। जे का स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और के का स्केलर कंपोनेंट -2 है तो -2 का प्लस देकर यहाँ पे प्लस दे दिए -2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी √6 आ जाएगा। तो इस तरह से L इक्वल टू हो जाएगा 1/√6, बी इक्वल सॉरी M इक्वल टू हो जाएगा, तो M के लिए J का देख लीजिए। J का यहाँ देखिए, I का स्केलर कंपोनेंट 1 था तो यहाँ 1 लिख दिए। J के लिए यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर √6 कर देंगे, तो 1/√6 हो गया। N के लिए भी, N के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिखना है, ये हो जाएगा -2/√6। अब ये देख लीजिए, ये जो 3 आंसर आया ये कहाँ मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है डी पर, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 3 0 एंड -1 -2 -4 इज, यानी 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका ये है कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर सॉरी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ए बी, तो इसे निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप देख लो यहाँ पे बी का जो कोऑर्डिनेट्स है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो -1 में से -2 को सॉरी -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ -3 आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब देख लो यहाँ पे बताते हैं कैसे करना है। -1 -2 यानी -3, तो यहाँ पे आपको -3 लिखना है और इसमें आई कैप लगा देना है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड में -2 है और यहाँ पे 3 है, तो मतलब कि आपको यहाँ पे -2 और -3 करना है, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो इस तरह से यहाँ पे -5 जे कैप हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये 0 है, ये -4 है, तो -4 -0 यानी -4 ही हुआ। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा -4 और के कैप। अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, ये है डी पर, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आई जे के इज, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ देखिए स्केलर कंपोनेंट 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए जे का भी क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो सीधा कितना आ गया ये √3। कहाँ पे है बी पे, तो बी इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, पढ़कर देख सुनाते हैं आपको। The scalar component of the vector with initial point, ये इनिशियल पॉइंट उस वेक्टर का है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो ऐसे समझिए कि इस पॉइंट का नाम दे दिए ए, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, ये पॉइंट बी है। तो हमें क्या बताना है, स्केलर कंपोनेंट ए बी का। तो अभी बताए थे कि वेक्टर ए बी अगर निकालना है मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालना है, तो सेकंड यानी जो सेकंड यहाँ देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो अब आप देख लो यहाँ पे -5 और ये -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -5 आई कैप, और फिर उसके बाद 7 - 1 यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 6 जे कैप। ठीक है, तो अब आप देख लो कि यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट में एक क्या चीज है। अगर स्केलर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे -5 है और जे का यहाँ पे 6 है, तो 6, तो -5 और 6 देख लीजिए कहाँ पे है। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सुधार करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है। हम लोग को करना क्या है, ये -5 में से 2 को माइनस करना है, तो ये -7 हो जाएगा। देख लीजिए एक्चुअली में ये -5 और -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -7, तो मतलब यहाँ पे -7 होगा। तो अब स्केलर कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा -7 और 6। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, -7 6। देखिए कहाँ पे है, ये है -7 6 डी पे, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज, यानी वेक्टर बी पर वेक्टर ए का क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आप प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, वेक्टर ए डॉट और यूनिट वेक्टर ऑफ बी, मतलब वेक्टर बी को कितना से डिवाइड कर देंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी से। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए तो हमें पहले जरूरत पड़ेगी मॉडुलस ऑफ बी की, तो मॉडुलस ऑफ बी पहले निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। मॉडुलस ऑफ बी का मतलब हो गया कि देख लीजिए यहाँ पे बी दिख रहा है, आप यहाँ देखिएगा ये बी दिख रहा है, तो यहाँ पे रूट डाल देंगे, और पहला स्केलर कंपोनेंट 1 है, 1 स्क्वायर, दूसरा 2 है, 2 स्क्वायर, फिर तीसरा 1 है तो 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 और 2 6, रूट 6 आ गया। तो इस तरह से अब अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल दें, वेक्टर बी और बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√6 और इनटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमको चाहिए, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो चाहिए वो हमने यहाँ निकाला, और ये इसके लिए हमने बी का, ये जो बी देख रहे हैं ये बी हमने यहाँ यूज किया, और ये मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू, वेक्टर बी का वैल्यू कितना आया है √6, तो वो √6 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो ये प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम इक्वल टू दे दिए, और ए का वैल्यू कितना है 2 आई कैप, ठीक है, प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और उसके बाद इनटू ये 1/√6, और ये क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप
यहाँ इसको सुधार देते हैं, ये हो जाएगा 2 जे कैप और प्लस के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में स्कलर कोरेस्पॉन्डिंग स्कलर का प्रोडक्ट निकालकर ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 और बाई में कितना, √6। अब ये क्या आ जा रहा है, 6 4 10, 10 बाई √6 आ जा रहा है। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो 10 √6 ऊपर हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा, कट जाएगा ये, कटेगा तो ऊपर में 5 नीचे में 3, मतलब आ गया 5 √6 और अपॉन 3। कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है सी पर, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया गया है पहला और दूसरा वेक्टर ये दिया गया है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यानी कोण निकालना है। तो आपको पता है इस कोण निकालने के लिए अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा निकालना है, और ये वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर में से एक को ए अगर मान ले, यहाँ पे एक को बी मान ले, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पता है ना आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसका आई का स्केलर कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, फिर प्लस दे देंगे और इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, ये -2 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जे के स्केलर कंपोनेंट को जे के स्केलर कंपोनेंट से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे और इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 3 का किसके साथ, यहाँ पे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, फिर मॉडुलस ऑफ ए का मतलब हुआ ए का मैग्नीट्यूड, तो आप देख लो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ -2 है तो -2 का स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर और ऐड करके रूट निकाल देंगे। मतलब इस तरह से करना है, आप लोग देख लो यहाँ पे ये रूट डाल दिए, यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर और फिर किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर रूट डालना है और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर और फिर प्लस उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सोल्व कर लेना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 4, 4 और 9 13 और 1 14, √14 हो जाएगा, यहाँ पे √14 लिख दिए और इनटू फिर यहाँ देखते क्या होगा, 9 और 4 13, यहाँ भी √14 ही आ रहा है, तो इस तरह से ऊपर में 10 और नीचे में 14 आ जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7। तो इस तरह से कॉस थीटा अगर इतना आया तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 5/7। तो देखिए कहाँ पे है कॉस इनवर्स 5/7, ये है सी पर, तो सी हो गया करेक्ट आंसर। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दें कि आई डॉट जे निकालना है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के,
तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ चूंकि ये एक आई और एक जे है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है तो दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से रिपीट हो गया है, इसका बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। ए डॉट ए, यानी अगर एक ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो इसका सीधा फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं, अगर थीटा दिया गया है कि पाई है तो फिर ए डॉट बी डॉट क्या होगा? आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी और इंटू कॉस थीटा। अब आप देख लो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए लिख दिए, मॉडुलस ऑफ बी भी लिख दिए और कॉस पाई लिख दिए, क्योंकि थीटा पाई दिया हुआ है तो कॉस पाई। और आपको पता है कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? ये बताइए कितना होता है कॉस पाई का वैल्यू? कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे -1 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख लीजिए, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहा गया है यहाँ निकालने के लिए। तो अभी आपको समझाया गया कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इस 3 से इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12, फिर प्लस देंगे और इसी तरह से इस 2 से इस 5 -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -10 और फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? ये करना है 3 के साथ, तो ये +3 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा रिजल्ट? रिजल्ट आ जाएगा 15 -10 यानी कि 5। ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके लिए हम आपको बता दें कि ऐसे एक सर्कल बना लीजिए और ये एक साइकिल के रूप में समझिए। यहाँ पे आई कैप है, ये समझिए जे है और ये है के। तो अगर आप ऐसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं घड़ी की दिशा में, तो आई और जे का प्रोडक्ट के होगा, यानी कि आई के साथ अगर जे का प्रोडक्ट निकालेंगे तो के आएगा। इसी तरह से जे के साथ अगर के का प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई आएगा और फिर जे के का आई आ गया, आई जे। इसी तरह से के और आई का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये जे आ जाएगा। और अगर आप उल्टा चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, यानी कि इस तरह से चलते हैं, इस तरह से, तो यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है। तो अगर आप उल्टा चलें यानी जे और आई का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये माइनस के आएगा, यानी उल्टा चलता है तब ये निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे तो सीधा चल रहे हैं यानी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ये दो सेम वेक्टर है के और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो दो वेक्टर जो सेम वेक्टर हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल माने जाएंगे और जब पैरेलल माने जाएंगे तो इनके बीच का एंगल 0 माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में इनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको पता है ये इतना इंटू इतना और इंटू साइन थीटा का मतलब 0 और एन कैप होगा।
तो चूंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका और चूंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए ये जीरो वेक्टर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ए और बी, ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो है तो इनमें से क्या पॉसिबल है, इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर ए और बी दो नॉन वेक्टर हों, ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है, बी भी अगर जीरो वेक्टर नहीं है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का सीधा तरीका है कि यहाँ जो दिया गया है 1, तो इसमें आई लगा देंगे यानी कि 1 आई कैप। यहाँ जीरो है तो जीरो यानी जीरो जे कैप, तो जीरो के कारण जे नहीं लिखा जाएगा, तो इसके बाद सिर्फ 2 बचा तो 2 के कैप। यही पोजीशन वेक्टर हो गया उस पॉइंट का। तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, यानी सीधा आई कैप, ये समझिए आई कैप और प्लस 2 के कैप। खोज लीजिए कहाँ पे है, ये डी पर दिख रहा है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। चूंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाता है, तो वो हो गया जीरो। बाकी बीटा का मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से गामा का मतलब हो गया कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री। मतलब आप देख लो इस तरह से कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और आपको एक्स एक्सिस का ही निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो आप एक्स एक्सिस का देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री बनाएगा। बाकी अन्य दोनों के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसलिए अब अगर आप डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो कॉस अल्फा यानी कॉस जीरो का वैल्यू 1, बाकी कॉस बीटा मतलब कॉस 90 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। इसी तरह से कॉस गामा मतलब कॉस 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर 1 0 0, इसका ये क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। और ये कहाँ पे है, आप देख लीजिए, ये मिल जाएगा आपको बी पे, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अगर ओ ए वेक्टर का वैल्यू इतना है और वेक्टर ओ बी का वैल्यू ये दे दिया गया है। यहाँ देखिए ये गलती हो गया था, यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं है, 1 है। तो वेक्टर ए बी बताएं। आपको बता दें इसे कैसे बनाना है। वेक्टर ए बी निकालने के लिए अगर हम वेक्टर ए बी निकालते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं वेक्टर ओ बी यानी कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटा देते हैं। तो इससे निकालने का क्या तरीका है, अब देख लीजिए यहाँ पे 3 में से इस 2 को माइनस कर देंगे, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 आई, तो सीधे आई कैप लिख दिए। फिर इसी तरह से यहाँ 6 में से इस 5 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, तो सीधे +1 न लिखकर जे कैप लिख दिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 में से ये 6 को माइनस करेंगे, -6 को, तो 1 माइनस -6 ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे +7 के कैप लिख देना है।
तो ये कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। आई, यहाँ देख लीजिए, आई क्रॉस ब्रैकेट में फिर आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के और फिर प्लस के क्रॉस आई। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं आई क्रॉस, और आपको पता है आई क्रॉस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस जे का वैल्यू होता है के। तो के लिख दिए, फिर प्लस दे दिए, फिर यहाँ पे जे है तो जे लिख दिए, और क्रॉस, जे क्रॉस के, ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है, तो जे के है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ के दे दिए, और फिर क्रॉस, के क्रॉस आई का ये क्या हो जाएगा, जे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आई और के ये तो क्लॉकवाइज न चल करके एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको बता दें, एक बार फिर बता रहे हैं, पहले भी बताए थे, यहाँ आई है, ये जे है, और यहाँ के है। तो अगर ऐसे चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो सीधा माना जाएगा, यानी क्लॉकवाइज माना जाएगा। लेकिन अगर उल्टा चल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा, और इस केस में निगेटिव वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे आई और के आप देख लीजिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ आई है और ऐसे चलकर के पास पहुंचे, तो यानी कि ये आई के का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जे, लेकिन माइनस में, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस जे। ठीक है। इसी तरह से जे और आई आप देख लीजिए, जे, यहाँ जे है और आई फिर उल्टा चल रहे हैं, तो इसका के हो जाएगा, यानी माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा माइनस के कैप। इसी तरह से के और जे भी उल्टा चल रहा है, के जे और आई का के हो गया, के जे का उल्टा चल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस आई। यानी कि माइनस अगर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा जे, सीधा पहले आई लिख देते हैं, आई प्लस के जे और प्लस के। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है डी पर, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए 21 क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वेक्टर ए दे दिया है, ये वेक्टर बी दिया है, तो वैल्यू ऑफ ए प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी इज, और यहाँ बताना है क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ये निकाल रहे हैं, पहले हम ये देख लीजिए 3b निकाल देते हैं। तो 3b निकालने के लिए हम यहाँ पे b में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लीजिए यहीं पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हम 3b निकालें, तो ये कितना हो जाएगा, 9i प्लस 3 2 जा 6j और माइनस 3k। और अब क्या करते हैं, a प्लस 3 और b निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे 3b है। तो इनका अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, तो बताया गया है पहले भी आपको क्या करें, यहाँ पहला इस आई के स्कलर को इस आई के स्कलर के साथ ऐड कर दे, तो 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आपको लिखना है 10i, और फिर उसके बाद इसी तरह से 6 के साथ, यहाँ ध्यान दें, 6 के साथ यहाँ 1 को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 8j। और फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 है, और यहाँ k का -3 है, तो ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप माइनस k लिख दीजिए। तो इस तरह से ये निकल गया। अब आते हैं, ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस बी है, तो हम क्या करते हैं, a में 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देख लीजिए क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2i, यानी ये 2a निकाल दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2i
प्लस 2j हो जाएगा और प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 2a माइनस b निकालना है। तो इसके लिए आपको यही पहले जो बताया गया वही करना है। जैसे देखिए यहाँ 2a है और यहाँ पे b है, तो माइनस करना है। तो इस फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस आई हो गया ये। फिर इसी तरह से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, सीधे यहाँ पे जीरो हो गया तो ये हट जाएगा। अब थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे, 4k में से माइनस के तो ये 5k हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस 5k। अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मतलब कि इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a प्लस 3b का किसके साथ, इसका 2a माइनस b के साथ। तो क्या आएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताते हैं फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -10। सेकंड तो जीरो है तो जीरो का जीरो के साथ जीरो का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। और 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5। तो कुल मिलाकर -15 आ गया, और ये कहाँ पे है, ये डी पर है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, एक चीज़ कहना है आप लोगों से कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपने तो देख लिया, आपकी ज़रूरत पूरा हो गई, पर वैसे स्टूडेंट्स जिनको इनकी ज़रूरत है, उन तक भी तो ये पहुँचना चाहिए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक जिनको ज़रूरत है, उन तक पहुँच सके। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।